हाँ जी, गुड इवनिंग। ये आपके रिजल्ट्स का मंथ आ गया है जिसमें सी एग्जाम्स के रिजल्ट आने वाले हैं एंड हमें जैसे कि पता है 80% स्टूडेंट्स फेल होते हैं। तो फेल होने के बाद दिमाग में दो चीज़ें आती हैं। सबसे पहले आपके दिमाग में सैडनेस आएगी कि यार मैं पास नहीं हो पाया इतनी मेहनत करने के बाद। और उसके बाद आपके दिमाग में एक डर आएगा कि अगली अटेम्प्ट में ऐसा क्या डिफरेंट कर लूंगा कि जो मैं पिछली अटेम्प्ट में फेल हुआ था, अगली अटेम्प्ट में फेल ना हो, अगली अटेम्प्ट में पास हो जाऊँ। ऐसा क्या डिफरेंट कर लूंगा, दैट इज व्हाट द मेन क्वेश्चन इज। अब सैडनेस से तो आप खुद से ओवरकम कर जाएंगे, बट आपको डिफरेंट क्या करना होगा टू बी एबल टू पास इन दी नेक्स्ट अटेम्प्ट। दैट इज द क्वेश्चन, द आंसर टू विच आई विल बी गिविंग टू यू इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। उसको हल्का सा डिस्कस करते हैं, बिकॉज कभी कभी खुद से एनालाइज कर पाना कि आपने गलती क्या करी थी वो बहुत मुश्किल हो जाता है। और जब तक आप गलती एनालाइज नहीं करेंगे, आपने पिछली अटेम्प्ट में जो भी गलतियां करी होंगी पढ़ाई करने के दौरान, वही गलतियां अगर आपने सेम दोहरा ली अगली प्रिपरेशन करने में, तो कुछ डिफरेंट नहीं होने वाला है। और अगर आप कुछ डिफरेंट नहीं करेंगे, आप इसमें भी फेल होंगे, अगली में भी होंगे, उसकी अगली में भी होंगे, उसकी अगली में भी होंगे। एक विशेष सर्कल में फंस जाएंगे, पूरे के पूरे कोर्स में फंस जाएंगे। और काफी बार होता भी यही है, स्टूडेंट ने पहली अटेम्प्ट में दिक्कत करी होती है, गड़बड़ करी होती है, आगे भी सेम गड़बड़ करने लग जाता है। आपको वो गड़बड़ नहीं करनी है और उसके लिए आपको एक छोटा सा काम करना होगा, अपनी मिस्टेक रियलाइज करनी होगी कि पिछली अटेम्प्ट में जो भी छोटी मोटी आपने मिस्टेक्स करी थी उनको रेक्टिफाई कर लीजिए, ताकि अगली अटेम्प्ट में आपको सक्सेस देखने को मिल जाए, आप पास हो जाए। तो देखिए, मैं एक एक करके आपको कुछ पॉइंटर्स बताता हूँ जहाँ पे हो सकता है आपने गलती करी हो पिछली अटेम्प्ट के अंदर। आप रियलाइज करिएगा कि आपने यहाँ पे गलती करी थी या फिर नहीं करी थी। अगर करी थी तो इस पॉइंट को रेक्टिफाई कर लीजिएगा, नेक्स्ट अटेम्प्ट में आपका पेपर डेफिनेटली बेटर होने वाला है। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं स्टडी मटेरियल की, यानी कि वो मटेरियल की, उस बुक की जहाँ से आप पढ़ने वाले हैं किसी भी कंटेंट को। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है क्योंकि यहीं से आप नॉलेज को कंज्यूम करते हैं। आपने पहली बार में ही अगर नॉलेज किसी गलत बुक से कंज्यूम कर रखी है, कोई गलत क्लासेस ले ली थी या फिर सेल्फ स्टडी करी थी, तो गलत बुक से कर ली है आपने सेल्फ स्टडी। तो आप अगर सेम गलत कंटेंट को रिप्रोड्यूस करते रहेंगे अटेम्प्ट बाय अटेम्प्ट, तो क्या आपको कभी भी अच्छे मार्क्स मिलने वाले हैं? नहीं। कभी भी फेलियर पास में कन्वर्ट हो पाएगा? कभी भी नहीं हो पाएगा, बिकॉज दिस इज द सोर्स मटेरियल। इसको आपको सही करना ही होगा। और सही स्टडी मटेरियल क्या होता है वो देखिए। सही स्टडी मटेरियल आपको ऐसे पता चलेगा, आईसीए का स्टडी मटेरियल फॉलो कर रहे हैं तो लेटेस्ट वाला कर लीजिएगा, उसको ब्लाइंडली आप फॉलो कर सकते हैं। बट इन अ लॉट ऑफ केसेस आईसीए का स्टडी मटेरियल काफी ज्यादा रिडंडेंट चीजें कैरी कर रहा होता है जो कि पेपर के लिए रिलेवेंट नहीं होती। एक एक चीज को छह छह बार लिखना या फिर अलग तरीके से लिखना, तो उस केस में काफी बार स्टूडेंट्स अलग अलग टीचर्स के स्टडी मटेरियल को रेफर करना पसंद करते हैं। आप कर लीजिए, उसमें कोई भी गड़बड़ नहीं है, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। बट जिस भी टीचर के स्टडी मटेरियल को आप रेफर कर रहे हैं उसमें एक बार चेक कर लीजिएगा जो भी कंटेंट है, यानी कि जो भी थ्योरी है, वो मैच करती हो आईसीए की थ्योरी से। जो भी क्वेश्चंस हो उनमें सारे के सारे क्वेश्चंस कवर हो गए हो आईसीए के मॉड्यूल वाले। एंड फाइनली जो भी लैंग्वेज हो जिसमें थ्योरी को पुटअप करा गया हो किसी भी टीचर के स्टडी मटेरियल में, वो लैंग्वेज एग्जैक्टली वैसी ही हो जैसे कि आईसीए के स्टडी मटेरियल में लैंग्वेज है। यानी कि कंटेंट में कुछ ना कुछ खुद से ना काट दिया हो कि हमारे हिसाब से ये बहुत ज्यादा रेलेवेंट नहीं था, हमने तो काट दिया है। ऐसे कर करके 30% सिलेबस ही आपका काट दिया अपनी बुक के अंदर। तो आपको पता ही नहीं है 30% सिलेबस वो भी एग्जिस्ट करता है और वो कभी कभी पेपर में आ रहा है, आपके मार्क्स कटवा रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसे ही क्वेश्चंस के रिस्पेक्ट में अगर आप डिस्कशन करने लग जाएं कितने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होनी चाहिए, तो क्वेश्चंस की कमी नहीं होने वाली। आईसीए के स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस आप कर सकते हैं, रिवीजन टेस्ट पेपर्स कर सकते हैं, करंट अटेम्प्ट के, पुरानी अटेम्प्ट्स के, मॉक टेस्ट पेपर्स कर सकते हैं, करंट अटेम्प्ट्स के, पुरानी अटेम्प्ट्स के, प्रीवियस ईयर पेपर्स कर सकते हैं, क्वेश्चन पेपर्स जो भी एक्चुअली पूछे गए थे। ऐसे ही सीए कोर्स के क्वेश्चंस अगर आपके कंप्लीट हो जाते हैं, सीए में वहाँ के क्वेश्चंस उठाने लग जाइए, क्वेश्चंस की कमी नहीं होगी। बट जब आप प्रायोरिटी की बात करते हैं तो आईसीए के स्टडी मटेरियल में जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सबसे पहली प्रायोरिटी होती है, पहले इनको कंप्लीट करिए। उसके बाद एंड में अगर बहुत ज़्यादा टाइम बच जाता है तो उस केस में आरटीपी पुरानी वाली जो थी, एमटीपीज पुरानी वाली जो थी, इन सबको उठाना शुरू करिए। उससे पहले मत करिएगा। तो आपको हमेशा चेक करना है जिस भी ऑथर के मटेरियल से आप कर रहे हैं, बाकी सारी चीज़ें उसमें हैं, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स वगैरह वगैरह, वो सब ठीक है। लेकिन करंट आईसीआई का जो लेटेस्ट स्टडी मटेरियल है उसके सारे के सारे क्वेश्चंस तो होने ही चाहिए। दैट इज व्हाट द पैरामीटर इज ऑन द बेसिस ऑफ विच आप किसी भी टीचर के स्टडी मटेरियल को जज कर सकते हैं। द लास्ट थिंग इज लैंग्वेज। लैंग्वेज के रिस्पेक्ट में मैंने आपको क्या बताया, काफी बार आपको देखने को मिलेगा कि स्टडी मटेरियल में टू सिंप्लीफाई थिंग्स विद द स्टूडेंट्स, लैंग्वेज को सिंप्लीफाई कर दिया जाता है। देख लीजिएगा, लैंग्वेज को जैसे सिंप्लीफाई करा गया है उसमें टेक्निकल वर्ड्स तो नहीं काट दिए गए, या फिर लैंग्वेज इतनी तो सिंप्लीफाई नहीं कर दी, ओवर सिंप्लीफाई तो नहीं कर दी, जिसकी वजह से अगर मैं ज्यादा सिंप्लीफाइड लैंग्वेज पेपर में लिखूंगा मुझे मार्क्स नहीं मिलने वाले। तो ज्यादा सिंप्लीफाइड लैंग्वेज से मत पढ़िएगा। अब ये तो बात होगी स्टडी मटेरियल की। लेटेस्ट से स्टूडेंट कहता है सर स्टडी मटेरियल मेरा बिल्कुल प्रॉपर है, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, आईसीआई के स्टडी मटेरियल से बिल्कुल मैच करता है। तो आप दूसरे पॉइंट में हो सकते हैं गड़बड़ कर रहे हो। कौन से पॉइंट में? सही चीज से पढ़ रहे हैं लेकिन बस पढ़ के जा रहे हैं, उसको मेमोराइज करके नहीं जा रहे। मेमोराइज भी करना है, नहीं तो पेपर में रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे कंटेंट को। और मेमोराइज करने का तरीका क्या होता है? पहला तो तरीका है आप मेमोरी टेक्निक्स को यूटिलाइज करने लग जाइए। कैसी मेमोरी टेक्निक्स? पिक्चर मेमोरी आप बना सकते हैं, कोई कहानी बना सकते हैं चीज़ों को लर्न करने के लिए, नेमोनिक्स को यूज़ कर सकते हैं, अलग अलग टेक्निक्स होती हैं, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, उस टेक्निक को यूज़ कर सकते हैं कि चीज़ों को ऑर्डर चेंज कर दिया टू अगेन मेक अ पिक्चर मेमोरी, टू अगेन मेक अ स्टोरी, जो कि आपको लर्न करने में हेल्प कर जाए किसी भी चीज़ को। तो ये सारी की सारी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं मेमोरी टेक्निक्स। बट अगेन इनका बहुत लिमिटेड यूज़ होता है। पूरे के पूरे सब्जेक्ट के आप मेमोरी टेक्निक्स बनाने लग जाएंगे, लर्न नहीं कर पाएंगे, बिकॉज बहुत ज़्यादा कंटेंट है सी कोर्स के अंदर।
तो सबसे पहली प्रायोरिटी मेरी यही रहती है, मेरी एडवाइस स्टूडेंट्स को यही रहती है कि लॉजिक समझिए हर चीज़ के पीछे। लॉजिक्स अगर आप समझने लग जाएंगे, ऑटोमेटिकली 80% प्रोविजंस आपको लर्न हो जाएंगे, मेमोराइज हो जाएंगे जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ लॉजिक्स। और जो रिमेनिंग 20% आपके प्रोविजंस रह जाते हैं उनके लिए मेमोरी टेक्निक्स बना लीजिए, आपको क्लासेस में प्रोवाइड कर दी जाएंगी, खुद से भी आप बना सकते हैं। तो ये चीज़ आप फॉलो करा करिए। सबसे पहले आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए लॉजिक्स, उसके बाद जो भी चीज़ें लॉजिक से लर्न नहीं होती है उनके लिए मेमोरी टेक्निक्स बनाइए जो भी आपको सूट करती है। तो सबसे पहली चीज़ स्टडी मटेरियल सही होना चाहिए, उसके बाद आपको मेमोराइज करना है सारे कंटेंट को। तीसरी चीज़ आपकी निकल के आएगी प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन आपकी नीट भी होनी चाहिए, उसके साथ साथ प्रॉपर भी होनी चाहिए। दोनों का मतलब समझिए। जब भी आपने कोई भी चीज़ पढ़ ली है, सही मटेरियल से पढ़ी है, मेमोराइज भी कर दी है, अगर प्रेजेंट ढंग से नहीं करेंगे पेपर में, अगेन मार्क्स नहीं मिलने वाले। और प्रेजेंटेशन में नीट का मतलब क्या है? लेजिबल होनी चाहिए आपकी हैंड राइटिंग, समझ आनी चाहिए उस इंसान को जिसको भी आपका पेपर चेक करना है। 3 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट लगाने हैं आपके पेपर पे। नीट कैसे बना सकते हैं? राइटिंग अच्छी कर लीजिए। अब आपके दिमाग में आएगा सर बचपन से तो अभी तक कर नहीं पाए, आप कह रहे हो अगले 3 महीने के अंदर मैं राइटिंग अपनी इंप्रूव कर लूँ, ऐसे कैसे कर लूँ? आई टोटली अंडरस्टैंड योर पॉइंट। जब आप राइटिंग अपनी इंप्रूव नहीं कर सकते तो उस केस में स्पेसिंग का यूज़ करिए जितना कर सकते हैं। हर लाइन के बाद कोई ना कोई लाइन छोड़ दीजिए। मान लीजिए टोटल इनकम के क्वेश्चंस की बात करते हैं तो मैं हर एडजस्टमेंट करने के बाद एक लाइन छोड़ दूंगा, जिससे मेरी राइटिंग चाहे कितनी ही बुरी क्यों ना हो थोड़ी रीडेबल लगने वाली है। ऐसे ही कोई भी पैराग्राफ्स आप बनाते हैं, 4-5 लाइन से बड़े पैराग्राफ्स मत बनाइएगा। पूरी राइटिंग है तो 15-15 लाइन के पैराग्राफ्स अगर आप बना देंगे, रीड भी नहीं करना चाहेगा पेपर चेकर। तो मूड मत खराब करिए उस इंसान का जिसको आपका पेपर चेक करना है, उसको हमें सेटिस्फाई करना है बाय शोइंग अ लेजिबल पेपर, ताकि वो अच्छे मूड से चेक करे। बिकॉज मूड कहीं ना कहीं चाहते ना चाहते हुए आपकी चेकिंग को इन्फ्लुएंस कर जाता है। और ये ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि जो पेपर्स अच्छे दिख रहे होते हैं उसमें ज़्यादा फ्री हैंड से मार्क्स दिए जाते हैं, चाहे ये चीज़ सही हो या फिर नहीं हो। और एक इंप्रेशन भी पड़ता है एग्जामिनर के ऊपर कि ये स्टूडेंट ज़्यादा इंटेलिजेंट है, ये स्टूडेंट कम इंटेलिजेंट है। ह्यूमन साइकोलॉजी है, आपको उसके साथ प्ले करना होगा और उसको अपने फेवर में लेके आना होगा। तो नीट बनाइए जितनी बना सकते हैं प्रेजेंटेशन को। नीट का मतलब सिर्फ हैंड राइटिंग नहीं होता, ये छोटे मोटे टूल्स भी होते हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। ऐसे ही अपनी प्रेजेंटेशन को प्रॉपर भी करिए। प्रॉपर का मतलब क्या होता है? हर चैप्टर की, अगर आप टैक्सेशन मेरे सब्जेक्ट की बात करते हैं तो टैक्सेशन में हर चैप्टर में जब भी आप प्रेजेंटेशन की बात करते हैं पेपर के अंदर, तो हर चैप्टर में ही प्रेजेंटेशन का फॉर्मेट चेंज हो जाता है, वर्किंग नोट्स का फॉर्मेट चेंज हो जाता है। जो जो आपको रफ नोट्स में कैलकुलेशंस करनी होती है, जो एग्जामिनर को नहीं दिखानी होती, बस हमारे सही आंसर करने के लिए, सही आंसर निकालने के लिए वो कैलकुलेशंस करनी होती हैं, वो कैलकुलेशंस चेंज हो जाती हैं। क्वेश्चंस में जो मार्किंग करनी होती है अगेन टू इंश्योर कि मैं सही आंसर लेके आऊँ, कहीं भी गड़बड़ ना कर दूँ, वो चेंज हो जाती हैं। तो ये जो प्रेजेंटेशन के तरीके होते हैं, प्रॉपर प्रेजेंटेशन के तरीके, वो सारे के सारे आपको पेपर में फॉलो करने होंगे ताकि आपका आंसर सही से निकल के आए। जल्दी भी प्रेजेंटेशन करें और उसके साथ साथ सही प्रेजेंटेशन भी करें। नेक्स्ट आपका पॉइंट निकल के आता है कंप्लीटिंग द पेपर इन 3 आवर्स इटसेल्फ। यानी कि एग्जामिनेशन हॉल में आपको सब कुछ भी अगर आता होगा ना क्वेश्चन पेपर के अंदर, तो भी अगर आप 3 घंटे के अंदर अंदर पूरा का पूरा पेपर सॉल्व नहीं कर पाएंगे तो वो सारी नॉलेज होने का कोई भी फायदा नहीं होने वाला। इतनी नॉलेज होने के बावजूद मान लीजिए आप 70% पेपर करके आते हैं क्योंकि आपकी लिखने की स्पीड कम थी, 30% एग्जामिनर को तो यही लगने वाला है ना आपको आता ही नहीं था, और वो 30 मार्क्स आप सीधा सीधा लूज कर जाएंगे। एंड दैट इज़ अ वेरी रिस्की सिचुएशन टू बी इन, क्योंकि अगर आप 100% पेपर कंप्लीट नहीं कर पाते 3 घंटे के अंदर अंदर, तो आप अच्छे से मार्क्स फेच नहीं कर पाएंगे। एग्जामिशन तो दूर की बात है, पास होना मुश्किल हो जाएगा। तो आपको इसके लिए करना क्या है? आपको एक छोटी सी चीज़ करनी है। अभी अभी आपने एग्जाम्स दिए थे जिनमें आपको फेलियर देखने को मिला था, उन एग्जाम्स के अंदर सोचिए, रिकलेक्ट करिए कि कौन से ऐसे एग्जाम्स थे जिनमें आप पेपर कंप्लीट नहीं कर पाए थे। आपको आता था लेकिन टाइम की कमी की वजह से आप पेपर को कंप्लीट नहीं कर पाए थे। जो भी ऐसे एग्जाम्स थे उनके लिए मॉक टेस्ट देना चालू कर दीजिए, और मॉक टेस्ट दे के अपनी स्पीड इतनी बना लीजिए कि 3 घंटे के अंदर आपको मल्टीपल मॉक टेस्ट में देखने को मिल जाए कि मैंने 95% प्लस पेपर अटेम्प्ट कर लिया है। अगर उतनी स्पीड हो गई है, मॉक टेस्ट देना आप बंद कर सकते हैं। लेकिन जब तक आपकी उतनी स्पीड नहीं पहुंच जाती है, आप मॉक टेस्ट देते रहिए उस रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट के जिसमें आपको लग रहा था, लग क्या रहा था, इनफैक्ट आपने प्रैक्टिकली देखा भी था लास्ट अटेम्प्ट के अंदर कि आप पेपर कंप्लीट नहीं कर पाए थे ऑन टाइम। नेक्स्ट आपका पॉइंट है इंग्लिश। आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए अगर आप इंग्लिश में एग्जामिनेशन देने वाले हैं तो, अगर आपका मोड ऑफ कम्युनिकेशन इंग्लिश है तो, जो कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का होने भी वाला है। अब ये चीज़ सही है कि किसी भी इंसान के इंटेलेक्ट को उसकी इंग्लिश के बेसिस पे जज नहीं करना चाहिए, कोई कर भी नहीं रहा। लेकिन पेपर में आपको लिख के इंग्लिश लैंग्वेज में आना है, और अगर आपकी इंग्लिश लैंग्वेज अच्छी नहीं हुई तो कितनी भी नॉलेज आपकी अच्छी क्यों ना हो, आप जब भी वर्ड्स फ्रेम करेंगे, पैराग्राफ्स फ्रेम करेंगे, सेंटेंसेस फ्रेम करेंगे, आप उसमें बहुत ज़्यादा एरर्स करेंगे और जो चीज़ आपको पता है उसको भी गलत तरीके से लिख के आएंगे। एंड एग्जामिनर कभी भी बैठा बैठा जज नहीं कर सकता कि इस इंसान को पता होगा प्रोविजन, इसने बस इंग्लिश में गड़बड़ कर दी है। उनको तो यही लगेगा ना आपको प्रोविजन आता नहीं था। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस आपको मार्क्स नहीं मिलने वाले। आपको किसी ने नहीं बोला कि आपको छोटा शशि थरूर बनना है, बहुत शानदार इंग्लिश आनी चाहिए, टेढ़े मेढ़े वर्ड्स लिख के आना पेपर में, नहीं। जो बेसिक वर्ड्स है, बेसिक इंग्लिश, वो आपकी सही होनी चाहिए। आपको सेंटेंसेस प्रॉपरली फ्रेम करने आने चाहिए। वो अगर आपका सही है, प्लस आप टेक्निकल वर्ड सही से लिख के आते हैं पेपर में, आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। कोई भी आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा आपको एडवांस्ड इंग्लिश लिखनी है। बेसिक इंग्लिश लेकिन आपकी सही होनी चाहिए। अगर उसमें आपको एरर्स दिखते हैं, आपको ग्रामेटिकल एरर्स दिखते हैं आपकी इंग्लिश में, या फिर कोई भी और सेंटेंस फ्रेमिंग के एरर्स दिखते हैं, उनको सही कर लीजिए। जितना ज़्यादा रीड करके सही कर सकते हैं आईसीआई के आंसर्स, या फिर किसी भी और तरीके से सही कर सकते हैं। लेकिन इंग्लिश को, अपनी रिटन इंग्लिश को टू बी प्रिसाइज, इसको प्लीज़ इंप्रूव कर लीजिए।
नेक्स्ट चीज़ आपकी निकल के आती है हैंडलिंग ऑफ प्रेशर। अब ये क्या है, एक स्टूडेंट कहता है सर मेरा स्टडी मटेरियल बिल्कुल परफेक्ट था, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, मैंने मेमोराइज भी कर लिया था सारी चीज़ों को लॉजिक्स के थ्रू, मेमोरी टेक्निक्स के थ्रू, मैंने प्रेजेंट भी ढंग से करा है, नीट फैशन में, प्रॉपर फैशन में, मेरे को 3 घंटे में पेपर कंप्लीट करना वो भी आता था, इंग्लिश भी मेरी सही है। लेकिन दिक्कत क्या हुई, सारी चीज़ें आने के बावजूद जब मैं एग्जामिनेशन हॉल में घुसा और मेरे को देखा टाइमर स्टार्ट हो गया है, मेरे हाथ कांपने लग गए। और उस नर्वसनेस में मैंने ऐसी ऐसी गलतियां करी जो कि मैं सोच भी नहीं सकता था ऐसी गलतियां मैं कर सकता हूँ, इतनी बेसिक गलतियां। कैलकुलेटर ढंग से नहीं चलाया, या फिर चीज़ें ढंग से नहीं लिखी, प्रेजेंटेशन टेढ़ी मेढ़ी कर दी, बहुत बेसिक चीज़ों की, जो कि मुझे पता है ये सही होनी चाहिए थी। मैं कभी भी अपने सपनों में भी इन चीज़ों को गलत नहीं कर सकता था। बट जब एग्जाम का प्रेशर आया, एग्जामिनेशन हॉल में बैठने का प्रेशर आया, उस टाइम पे आई कुड नॉट हैंडल दी प्रेशर एंड मैंने अनाप शनाप परफॉर्म कर दिया है पेपर में। अब ये जो हैंडलिंग प्रेशर वाली बात है, ये आपके ऊपर तभी आएगी, आपको प्रेशर हैंडल करना तभी आएगा जब आप अपने आप को ऐसी सिचुएशंस में डालेंगे जिनमें आप कंफर्टेबल नहीं हैं। और उसके लिए आप एक छोटा सा काम कर सकते हैं, मैं स्टूडेंट्स को ये करवाता भी हूँ। मैं एमसीक्यूज करने के लिए बोलता हूँ स्टूडेंट्स को अटेम्प्ट, जहाँ पे मैं एक टाइमर लगा के रखता हूँ और मैं स्टूडेंट्स को compete करने के लिए बोलता हूँ एक दूसरे से। प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको देता हूँ, काफ़ी बार मैं एमसीक्यू क्विजेज रखवाता हूँ, जिनमें होता क्या है, जितने भी स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनका एक दूसरे से फ्रेंडली कॉम्पिटिशन चल रहा होता है। इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि ये फ्रेंडली कॉम्पिटिशन होता है, स्टूडेंट्स गलतियां करते हैं एमसीक्यू क्विजेज में। क्यों? क्योंकि उनको क्वेश्चन मिलता है एमसीक्यू क्विज और 60 सेकंड्स लेटर से मिलते हैं, तो 60 सेकंड्स के अंदर जो सबसे जल्दी आंसर करेगा उसको ज़्यादा पॉइंट्स मिलेंगे, और जो सबसे लेट आंसर करेगा, चाहे सही आंसर दे, उसको सबसे कम पॉइंट्स मिलते हैं। और ये जो चीज़ होती है ना, सबसे जल्दी आंसर करके ज़्यादा पॉइंट्स मिलने वाले हैं, ये आपके अंदर एक प्रेशर बिल्डअप करती है, नर्वसनेस बिल्डअप करती है कि यार मेरे को जल्दी से आंसर देना है, क्वेश्चन को जल्दी से समझना है। और ये सिमिलर होता है टू द प्रेशर जो भी आप एग्जामिनेशन हॉल में फेस करते हैं। ऑफकोर्स वहाँ पे ज़्यादा प्रेशर होता है बिकॉज वो आपकी ज़िंदगी की बात हो रही है, यहाँ पे बस स्टूडेंट से फ्रेंडली कॉम्पिटिशन जीतने की बात हो रही है। बट यहाँ पे भी एक वैसा प्रेशर हम क्रिएट कर पाते हैं जिससे होता क्या है, आपके दिमाग में आता है कि मैं जल्दी आंसर दूंगा तो ज़्यादा पॉइंट्स मिलेंगे, नहीं तो कम पॉइंट्स मिलने वाले हैं, हो सकता है पॉइंट्स मिले ही ना। तो जब आप हड़बड़ी में आंसर देते हैं, आपको पता चलता है आप कैसी कैसी सिली मिस्टेक्स पेपर में कर सकते हैं, और वो सिली मिस्टेक्स आप क्लासरूम में कर लें या फिर मेरे साथ कर लें तो वो ज़्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू डूइंग दो सेम मिस्टेक्स इन द एग्जामिनेशन हॉल। तो ये चीज़ मैं करवाता हूँ, मैं बहुत जल्दी ये वाले एमसीक्यू क्विजेज आपके करवाऊंगा भी, यूट्यूब चैनल पे ही करवा दूंगा, सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे पार्टिसिपेट कर पाएंगे। तो मैं भी आपकी इसमें हेल्प कर दूंगा। उसके साथ साथ आप अगर खुद से compete करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, अपने 3-4 दोस्तों का एक स्टडी सर्कल बना लीजिए, जिनमें एक दूसरे के साथ आप कभी ना कभी किसी भी डेट पे बैठ के compete करा करिए, जहाँ पे प्रेशर आपके ऊपर बिल्डअप होगा कि टाइम के विद इन मुझे ये चीज़ें सॉल्व करनी है, नहीं तो मैं हार जाऊंगा। और जैसे ही आप विद इन दिस टाइम लिमिट कोई भी चीज़ सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, गलतियां करेंगे, और वो सिली मिस्टेक्स अगर आप पेपर से पहले रियलाइज कर देते हैं, तो एग्जामिनेशन हॉल में वो गलती आप नहीं करने वाले। दीज आर सम ऑफ द एरियाज जो कि मैंने मोस्टली देखे हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे गलतियां कर जाते हैं। और अगर इनमें से कोई भी पैरामीटर पे आपको लगता है आपने गलती करी है इन दी लास्ट एग्जामिनेशन जिसकी वजह से आपको फेलियर देखने को मिला था, तो ट्राई टू इम्प्रूव अपॉन दीज। एंड में मैंने इस चीज़ को लिखा भी, देखिए, इफ नीडेड इम्प्रूव एज मच एज पॉसिबल विद इन दी अवेलेबल टाइम। इफ नीडेड क्यों लिखा मैंने? क्योंकि काफ़ी केसेस में स्टूडेंट्स को लगता क्या है कि मैंने इनमें से कोई भी गलती नहीं करी थी। अगर आपको लग रहा है इनमें से आपने कोई भी गलती नहीं करी है, आपके सारे ही पॉइंट्स बिल्कुल परफेक्ट चले थे, इन स्पाइट ऑफ दैट आपको फेलियर देखना पड़ा है बिकॉज ऑफ एनी XYZ रीजन, तो टेंशन मत लीजिए, अगली अटेम्प्ट में आप पास हो जाएंगे बिकॉज आप बिल्कुल सही जा रहे थे, अपनी प्रिपरेशन वैसे ही कंटिन्यू रखिए। लेकिन अगर आपको लगता है इनमें से किसी भी पॉइंट पे आपने प्रिपरेशन सही से नहीं करी है, तो उस पॉइंट पे प्रिपरेशन सही से करिए इन दी अवेलेबल टाइम। टाइम की आपके पास कमी होने वाली है, सारे के सारे पॉइंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, इनमें से किसी एक पॉइंट पे भी अगर आप लैग करते होंगे, आप सीधा पेपर में अंडर परफॉर्म करने वाले हैं, मार्क्स नहीं आने वाले। तो सारे के सारे पॉइंट्स पे काम करना शुरू कर दीजिए, जितनी जल्दी इन चीज़ों का आप रेक्टिफाई कर जाएंगे, आपका फेलियर पास में कन्वर्ट हो जाएगा। दैट इज ऑल दैट आई वांटेड टू टेल। आपके दिमाग में अगर इन पॉइंट्स के रिस्पेक्ट में या फिर किसी भी पॉइंट के रिस्पेक्ट में कोई भी डाउट निकल के आता है तो मुझसे पूछ लीजिएगा, आई बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, गुड नाइट, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।